नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 4 और हम लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन और गर्मा गर्म आवाज समाचार, जहां आपके लिए लेटेस्ट और ताजी खबरें। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने चुनाव आयोग को दी पूरी जानकारी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2.5% की रही तेजी। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के आने तक रहेगी रोक। कहा, फैसले से पहले यूनिट बनाना गलत। सरकार ने कल ही बनाई थी फैक्ट चेक यूनिट। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। बालकृष्ण ने हलफनामा दायर कर बिना शर्त रखी माफी। विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी किया वादा। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चुनाव से पहले बैंक खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। सोनिया गांधी बोली, कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश। राहुल ने कहा, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया। बीजेपी का पलटवार। रविशंकर बोले, लोकतंत्र का अपमान न करे राहुल। पीएम मोदी की औरंगजेब से तुलना वाले बयान पर संजय राउत की सफाई। कहा, पीएम की सोच को बताया था औरंगजेब की तरह। पीएम ने विपक्षी नेताओं के गाली गलौज वाले बयान पर साधा था निशाना। नेता चुनाव में व्यस्त। अधिकारी 100 दिन का एजेंडा बनाने में इस महीने के आखिर तक कैबिनेट सेक्रेटरी को सौंपने हैं अगले 100 दिन का एक्शन प्लान। तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और शुरुआत होगी चुनावी महासंग्राम की खबरों से। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो कि आप कह सकते हैं कि जुड़ी हुई तो चुनाव से ही है, और वो है लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खाते फ्रीज किए जाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा दी है। डिटेल इस पर और लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम बनचंदा। तो असीम, सख्त हिदायत थी सुप्रीम कोर्ट की कि डेडलाइन खत्म होने के पहले पूरी जानकारी बिना किसी रुकावट के एसबीआई जमा कर दे, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी, और साथ में हलफनामा भी दिया जाए कि कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है। जी विपिन जी, सही कहा आपने। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद जब एसबीआई ने डाटा सौंपा तो उसमें पाया गया कि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर जो है वो नहीं दिए गए। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एसबीआई को कड़े निर्देश दिए कि आप गुरुवार शाम 5 बजे तक ये सारा डाटा आपको इलेक्शन कमीशन को सौंपना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने कोई भी जानकारी इसमें नहीं छिपाई है। तो अब एसबीआई ने उससे जुड़ा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, कब खरीदा, किस डेट को खरीदा, कितने डिनोमिनेशन का खरीदा, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर क्या था, उसके साथ साथ कौन सी पार्टी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड एनकैश करा, उस पार्टी के एनकैश कराने वाली पार्टी के अकाउंट्स के लास्ट 4 डिजिट के नंबर क्या क्या। तो ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने आज सौंप दी है। एसबीआई ने इसके कंप्लायंस का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दिया। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये जानकारी कितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराता है। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने खास तौर पर यह डायरेक्शन दी थी कि इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके सामने उपलब्ध होगी कि कौन सी पार्टी को कितना फंड मिला, किस कंपनी से मिला, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने अब कंप्लायंसेस पूरे कर दिए हैं। जैसा असीम बता रहे हैं कि पूरा डेटा दे दिया गया है
कितना चंदा किससे मिला, किस पार्टी को मिला, अब ये सारी जानकारी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगी। फिलहाल डेटा दे दिया गया है, अब ये देखना है कितनी वक्त में ये सब कुछ अपलोड होता है। चलिए बात को आगे बढ़ा देते हैं और बात करते हैं चुनावी महासंग्राम की। लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खाते फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात की और केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमारे बैंक खाते फ्रीज करवाकर निष्पक्ष चुनाव की बात कैसे हो सकती है। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए, लेकिन किसी कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के बैंक खाते नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, ये राहुल गांधी का कहना रहा। Issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हार की हताशा में बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सूख कर कांटा हो चुकी है। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि कांग्रेस का अकाउंट देश का अकाउंट कैसे हो गया। राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान ना करें। इनकम टैक्स में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपके पास ड्यू है, आप ड्यू नहीं देंगे तो रिकवरी में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं, तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें, तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा। तो आज
चुनावी अड्डा में भी महासंग्राम होगा। 7:57 पर चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच मच गया है घमासान। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी एक जोरदार बहस। महासंग्राम आज का चुनाव अड्डा। इधर शक्ति विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से शक्ति को लेकर बयान दे दिया। इस बार उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई असुर शक्ति से है। राहुल ने कहा कि नफरत भरी असुर शक्ति से उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुर शक्ति। लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत के बयान पर विवाद गहरा गया है। संजय राउत ने कल पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी। इस बयान को लेकर खुद पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार कर दिया। कल न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें औरंगजेब कहकर 104वीं गाली दे डाली है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का भी ऐलान किया गया है। वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की सोच औरंगजेब जैसी है। हालांकि पीएम मोदी के जवाब के बाद राउत ने अपने बयान पर सफाई दी है। संजय राउत के दोनों बयान आपको दिखाते हैं। आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। मोदी जी को कोई अब्यूज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का पुराना धंधा है अपने विरोधियों को अब्यूज करो, बदनामी करो। उनका कौन सर काटेगा भाई? प्रधानमंत्री है देश के, हमारे आदरणीय है। हमारे पास क्या ईडी सीबीआई है क्या सर काटने के लिए? वो आपके पास हथियार है, 2 तलवार आपके पास है ईडी सीबीआई की। हाँ, जब चाहे किसी का भी आप सर उड़ा सकते हो, जेल डाल सकते हो। हमारी सरकार आएगी तो हम इस प्रकार की बदले की राजनीति नहीं करेंगे। मोदी जी आप निश्चिंत रहिए। तो एक तरफ नेता और मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो अधिकारी नई सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा बनाने में लगे हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सभी सचिवों को अपने मंत्रालय का एजेंडा कैबिनेट सचिव को सौंपना है। पूरी खबर के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, 100 दिन के एजेंडा को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, दरअसल अभी अलग अलग मंत्रालयों में सबसे ज़्यादा हलचल इस बात को लेकर के है कि नई सरकार आएगी तो आखिर अगले 100 दिन तक क्या काम करेगी। इसके लिए देश में या फिर कहें दिल्ली में करीब 70 से ज़्यादा सचिव हैं। उन सब के अलग अलग 10 ग्रुप बनाए गए हैं। उस 10 ग्रुप में एक फाइनेंस का अलग ग्रुप है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री उससे संबंधित मंत्रालयों के सचिव हैं। एनर्जी का अलग ग्रुप है, एनवायरमेंट का अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग है। और हर ग्रुप जो है अपने अपने हिसाब से 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रहा है। और खास बात यह है कि इसी महीने के आखिर तक इस एजेंडा को कैबिनेट सचिव, जो कि सभी सचिवों के मुखिया होते हैं एक तरीके से, उनके पास सौंपा जाएगा। और फिर कैबिनेट सचिव सारे एजेंडे को देखेंगे। फिर उसके बाद समीक्षा बैठक होगी और कोशिश ये है या फिर क्या टारगेट ये है कि नई सरकार आने के साथ ही 100 दिन का एजेंडा नई सरकार के सामने पेश किया जाए, ताकि अगले 100 दिन तक सरकार ये तय कर सके कि उसको क्या किया जाना है। अब आप पूछें कि आखिर फोकस क्या रहने वाला है, तो पहली बात यह तो 100 दिन का जो एजेंडा है उसका एक बड़ा हिस्सा आपको
बजट में देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से कहें कि बजट की तैयारी भी चल रही है। और दूसरा, सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की है कि निवेश बढ़ाया जाए, रोजगार के ज़्यादा मौके पैदा किया जाए, रिफॉर्म के जो कदम सरकार ने उठाए थे, जो बचे रह गए हैं, उनको पूरा किया जाए। अगर बिल्कुल आप स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे तो जैसे PLI स्कीम का दायरा बढ़ाया जाए, नए सेक्टर को इसमें लाया जाए, नई ट्रेन, नई बुलेट ट्रेन, नई वंदे भारत ट्रेन लाई जाए, नए पोर्ट और नए रोड का बहुत बड़ा रोड मैप है, वो भी 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया गया है। विनिवेश के मोर्चे पर जो गाड़ी बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, उसको रफ्तार देने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी कोशिशें होंगी जिसकी झलक आपको 100 दिन के एजेंडे में देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से अव्यवस्था फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की चुनाव आयोग में नियुक्तियां की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैक्ट चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले फैक्ट चेक यूनिट बनाना गलत है। सरकार ने कल ही नोटिफिकेशन जारी कर फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या डिटेल है सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें हाईलाइट की हैं? पिछले साल सरकार ने IT इंटरमीडिएरीज रूल के अंदर बदलाव किया था। सरकार ने कहा था कि वो फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई कर सकती है, जो कि भारत सरकार की खबरों के ऊपर फैक्ट चेक करेगा। अगर वो खबरें गलत होगी तो सरकार सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को वो खबरें हटाने के निर्देश देगी। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज ऐसा नहीं करते हैं तो उनका सेफ हार्बर चला जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। इस मामले की चुनौती जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई थी। इस साल जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। उसके बाद ये मामला तीसरे जज को रेफर कर दिया। तीसरे जज ने इसके ऊपर अंतरिम आदेश में इसके ऊपर फैक्ट चेक यूनिट के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया और बुधवार को सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई कर दिया। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कई सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विचार किए जाने की जरूरत है, खासतौर पर की कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं जिसके ऊपर की काफी सारा विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। बॉम्बे हाई कोर्ट 15 अप्रैल से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के तीसरे जज का जो भी डिसीजन होगा उसके आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तब तक के लिए फैक्ट चेक यूनिट को स्टे कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए असीम। और यहाँ पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ अहम खबरें और एक बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने CSK की कैप्टनशिप छोड़ दी है। तो कौन होगा नया कैप्टन, क्या धोनी खेलेंगे भी या नहीं, सारी डिटेल इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में आज शॉर्ट कवरिंग रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 540 पॉइंट चढ़कर 72,641 पे पहुंचा तो निफ्टी 173 पॉइंट चढ़ा। चलिए थोड़ा और डिटेल लेते हैं बाजार का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, चलिए जो भी रहा शॉर्ट कवरिंग या व्हाटएवर, लेकिन हरे निशान में बाजार बंद हुआ, अच्छी ठीक ठाक नंबर्स के साथ, लेकिन सेक्टर वाइज या शेयर वाइज कैसा रहा? तो आज एक बहुत बढ़िया दिन मार्केट के लिए कह सकते हैं। इसमें आज बड़े दिनों बाद लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक, स्मॉल कैप सब पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। तो हरा ही हरा निशान आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। बढ़ने वाले शेयरों की इंटेंसिटी आज काफ़ी तेज थी। तो NTPC 4% ऊपर, BPCL 4% ऊपर, पावर ग्रिड 4% ऊपर, टाटा स्टील 3% की तेजी यहाँ थी। मिड कैप निफ्टी गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 0.5%, 1%, HDFC लाइफ 0.5%, मारुति फ्लैट, ICICI बैंक फ्लैट। तो गिरने वाले कम इंटेंसिटी में गिरे और बढ़ने वाले बहुत अच्छी इंटेंसिटी में बढ़े। CG पावर 550 के आसपास पहुंचा, 8% की तेजी। PFC 7% ऊपर, सोना BLW 6.5% ऊपर, REC 6.5% की तेजी यहाँ पर रही।
गिरने वाले शेयरों में पेटीएम लगातार तेजी के बाद 2% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर 1% नीचे, पेट्रोनेट 1% नीचे और देवयानी करीब 0.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। F&O के बढ़ने वाले शेयरों में आज हिंदुस्तान कॉपर दिखेगा आपको, PFC, मुथूट फाइनेंस और GMR एयरपोर्ट बढ़िया तेजी यहाँ रही। गिरने वाले शेयरों में पेट्रोनेट, LNG, भारतीय एयरटेल, HDFC लाइफ और मारुति जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक अच्छी तेजी जो मार्केट आज क्लोजिंग तक भी प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो किन सेक्टर्स में रही सुस्ती और ये सब मार्केट का पूरा अपडेट हमने सुना सुमित के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं। तो आज बात करेंगे वजन घटाने के लिए बहुत से लोग इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो आखिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये भी बात निकल कर आती है कि भाई ये रिस्की भी है, आप बिना जाने बूझे ये शुरू ना कर दें तो क्या खतरनाक है ऐसी फास्टिंग। आज शाम इंटरमिटेंट फास्टिंग पर होगी इन डेप्थ चर्चा, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का कंज्यूमर अड्डा। और आईपीएल 2024 के आगाज से पहले सीएसके फैंस को एक बड़ा झटका लगा है। महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक कैप्टेंसी छोड़ दी है और उन्होंने टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दिया। अब ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के नए कप्तान होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने सभी को चौंकाते हुए नए कप्तान का ऐलान किया है। तो चर्चाएं थी कि महेंद्र सिंह धोनी कुछ कर सकते हैं, तो ये उन्होंने एक बार फिर अपनी स्टाइल में सबको सरप्राइज कर दिया है और चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टेंसी उन्होंने छोड़ दी है। ऋतुराज गायकवाड़ अब इस टीम के नए कप्तान होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए खबरें लगातार जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर विजिट कीजिए, वहां पर आपको मिलेंगी ढेर सारी नई खबरें, वो भी अलग अंदाज में। नमस्कार।